अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं और एक नई सुबह, नए दिन का आगाज़ है, नए हफ्ते की शुरुआत। अपना नाम भी बता दी थी, मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला ये दिन, आपका आने वाला ये पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरेगा। और कराची का एक मसला है जनाब आली, जिसको सबसे पहले हमने आपसे डिस्कस करना है। ये मसला अब आतिशफिशा बनता जा रहा है। यकीनन आप समझ गए होंगे, महंगाई जो है वो मुंह से दो वक्त की रोटी का निवाला तो छीन ही रही थी। ऐसे में छत का साया भी छिनता नजर आ रहा है। और आशियाना जिसे बनाने में लोग टूट जाते हैं, जिसे बरसों लग जाते हैं, आप पाई पाई जोड़ के ना एक घर बनाते हैं और वो ख्वाबों का घर होता है। और आप कहते हैं कि इसको हम अपनी मर्जी से सेट करेंगे, सजाएंगे। ख़वातीन की अलग ख्वाहिश होती है, मर्द हज़रात अपनी मर्जी से उसके अंदर हर चीज़ रेनोवेट करवा रहे होते हैं। अपनी मर्जी से उस घर में सोफ़ाज, हर चीज़ सजाई जाती है। बेडरूम ऐसा होगा, डाइनिंग ऐसी होगी। लेकिन जब वो टूटता है ना, तो सोचे कि कितने ख्वाब। प्रॉब्लम ये है कि टूटता क्यों है। अब कराची वाले इस चीज़ से भी परेशान हैं कि आपके पास कागजात पूरे हैं, आप चेक करके घर ले रहे हैं, आप चेक करके फ्लैट ले रहे हैं। अगर आप कहीं घर बना रहे हैं तो SPCA जा रहे हैं और वहाँ जाके तमाम तर जो दस्तावेजात हैं वो पूरे कर रहे हैं और ऊपर वाली चीज़ें भी पूरी कर रहे हैं। उसके बावजूद वन फाइन डे आपको पता चलता है कि आप जहाँ रह रहे हैं वो गैर कानूनी है। ऐसे में लोगों का आशियाना तो टूटता है, लेकिन जिन्होंने ये गैर कानूनी काम किया है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनको अगर एक टाइम मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब कार्रवाई नहीं होगी, उतनी सख्त पकड़ नहीं होगी, तो कराची जिसे हम कहते हैं रोशनियों का शहर, कराची जिसे हम कहते हैं उम्मीदों का शहर, ये वो शहर है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और बहुत सारे लोग बहुत ख्वाब लेकर आते हैं। लेकिन जब ख्वाब ऐसे टूटते हैं, जो कि इस वक्त मनाजिर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो आप यकीन करें कि बरसों की मेहनत, बरसों का वो पैसा जो कि जोड़ के लगाया जाता है, वो एक सेकंड में, एक मिनट में जब ऐसे नजर आता ना, तो फिर दिल से फैसल बद्दुआएं निकलती हैं। अच्छा, और उसके ऊपर से अब होता क्या है कि इस चीज में जिसका स्टेक लगा होता है वो अपना हाथ हटाना शुरू कर देता है, पीछे हटना शुरू कर देता है। अब ऐसे ही एक डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करनी है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान यानी आबाद ने अपने 300 प्रोजेक्ट्स पर काम बंद कर दिया है। यानी हाउसिंग सेक्टर में 900 अरब रुपए की सरमायाकारी खतरे में पड़ चुकी है। अब इससे हुआ क्या? इससे सीमेंट, स्टील, ईंटों, बजरी, लकड़ी, केबल्स और इलेक्ट्रिक समेत दीगर 70 से ज्यादा झैली शोबों में तामीरात के हवाले से खरबों रुपए की खरीदारी का अमल भी बंद हो जाएगा। और ये बड़ा अलार्मिंग है, ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है। पूरी मईशत रुकी है। एग्जैक्टली। इससे ज़्यादा खौफनाक बात एक और है जो कि शेयर करते हैं कि मंजूरशुदा हाउसिंग मंसूबों पर काम बंद करने से 1 लाख से ज़ायद बराह रास्त और बिला वास्ता लाखों अफराद के बेरोजगार होने का खदशा भी पैदा हो गया है। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शखानी के मुताबिक एक तामीराती मंसूबे की औसतन अगर हम लागत की बात करें तो 3 अरब या इससे ज़ायद होती है। मोहसिन शखानी का ये कहना है कि तामीरात के हवाले से अदालती खदशात को दूर करना विफाकी यानी कि फेडरल और जो हमारी प्रोविंशनल गवर्नमेंट है, ये उनका काम है, जो अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से इस मामले के हल के लिए राबता करे। खान साहब के हवाले से अगर बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद कराची के तामीराती शोबे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से वसी पैमाने पर सरमायाकारी की गई है, जो मौजूदा सूरत हाल में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मुतल्लिका इदारों से मंजूर तामीराती मंसूबों पर भी एतमाद करने से गुरेजा है। ऐसे में हर आदमी खौफजदा है कि कहीं अब अगला नंबर हमारा तो नहीं है, कहीं अगली बिल्डिंग जो टूटने जा रही है वो हमारी तो नहीं है। इन्वेस्टर्स को मुतमईन करना है, बताया जाए कि तामीरात के लिए किस इदारे से इजाज़त लें। तो हमारे साथ इस अहम मामले पे अब मौजूद होंगे, हमने मदू किया है सुबह सुबह, मोहसिन शेखानी साहब हैं जो कि चेयरमैन आबाद हैं, और इसके अलावा फ़हीमुज़्ज़मा साहब भी होंगे जो कि साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं। तो सबसे पहले हम फ़हीम साहब की जानिब चलते हैं। फ़हीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए नया दिन को। सर, ये इशू क्या है कराची का? क्योंकि आज मैं उठ के अगर जाता हूँ कहीं तो सबसे पहले जाहिर सी बात है मैं SPCA जाऊँगा, वहाँ जाके अपने सारे कागजात पूरे करूँगा, और कागजात पूरे करने के बाद वन फाइन डे जब मुझे पता ये चलेगा कि नहीं जी ये सही नहीं है, ये गलत है, ये इनक्रोच्ड है और आप इसको हटाएं, तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, वो पूरे कागजात होने के बावजूद भी? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा। अगर वो कोई बिल्डर है तो मैं उसको बताता हूं कि क्या कहाँ जाना चाहिए, और अगर कोई शहरी है तो उस बेचारे के नसीब में तो यहाँ खसारा का खसारा ही लिखा हुआ है।
अब मुझे पहले तो ये तशरीह कर दीजिए कि मैं जी। कौन हूँ जो सर जाके हम शहरी के काम हवाले चेक से करा। बात, जाहिर है काम पहले हम शहरी की शहरी से तर्जुमानी शुरू हम करते कर रहे हैं हैं यहाँ और पर फिर बैठ बिल्डर्स के। पे भी आते हैं। एग्जैक्टली। जी हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ये कह रहे हैं मैं आबाद को नहीं जानता, ना मैं आबाद की सियासत, ना आबाद के मेकअप को जानता हूँ, मैं कराची के बिल्डर्स को जानता हूँ। यहाँ पर जिस कराची में जो जुर्म है ना, अगर आप ये समझते हो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या केडीए का कोई अफसर कर रहा है, वो तो बेचारा 2 रकात नमाज नफिल का नहीं है, उसकी 50,000 लाख रुपए तनख्वाह होती है। जब कोई बिल्डर उसके आगे ना सोने के टके फेंकता है, बेचारा तो बुलबुल की तरह नाचता है। उसने जिंदगी में पैसे नहीं, कराची में एक फ्लैट आज 2 से 5 करोड़ रुपए का बिक रहा है। अब अगर 20 फ्लैट हैं तो 1 अरब का प्रोजेक्ट है। किसी भी बिल्डर को जो काम इस शहर में कराना है, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से हो, केडीए से, केएमसी, और बाद में फिर इल्ज़ाम उन अफसरों पे आता है। वो अफसर नहीं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के अफसरान हैं, लोग हैं जो कि इस सोने की चमक में मगर जितना इस, अगर कोई ये कहता है कि जी बिल्डर ने कुछ नहीं किया, उन अफसरान को पकड़ो, उन अफसरान को जरूर पकड़ो, मगर उन बिल्डर्स को जरूर पकड़ो जो ये सारा का सारा सड़क की जमीन, पार्क की जमीन, प्लेग्राउंड की जमीन, हर किस्म की इलीगैलिटी कमिट करते हैं, उसको केएससी से भी रेगुलराइज कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। और फिर धोबी बेटा चांद से उनको कोई पूछ नहीं सकता, उनको कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो कहते हम अपना सरमाया दुबई मुंतकिल करें। अरे भाई, तुमने पहले ही अपना सरमाया दुबई मुंतकिल किया हुआ है। कराची में तुम कराची तो सोने की कान है बिल्डर्स के लिए, कोई नहीं छोड़ के जाता यहाँ से। ये सारे कि जी हम 300 प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे, ये सारे के सारे ब्लैकमेलिंग्स और नाराबाजी है। सही, ठीक। अच्छा फ़हीम साहब, जब हम पाकिस्तान की स्पेशली बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शहरी हर चीज़ में ना पहले शहरियों को पिसा जाता है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो इदारे और बिल्डर्स पहले जवाब देते हैं और फिर शहरियों की बारी आती है, क्योंकि यहाँ पर शहरी बेचारे पैसा भी लगाते हैं, उन्हें मिलता भी कुछ नहीं है। बिल्डर हो जाए या इदारे हो जाए, पूछगछ उनसे एंड पे आती है। तो प्लीज़ ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए। जी नहीं, देखिए एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। नस्ला टावर की जब आप बात करते हैं, नस्ला टावर ये तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा इदारा नहीं है जो जो कानूनी डिसीजन दे सके। उसने कहा ये 340 गज ज़मीन जो है सड़क की जो है वो खाई गई। 780 गज का प्लॉट था, वो 1121 गज जो है पहुंचा, और जो एडिशनल ज़मीन थी वो सड़क की थी। ईजमेंट एक्ट 1882 के तहत पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है कि अगर सड़क के ऊपर कोई बिल्डिंग बने तो उसको रेगुलराइज किया जाए। अगर नहीं रेगुलराइज किया जा सकता, वो सिर्फ टूट सकती है। अच्छा, वो टूट सकती है। अब मसला आता है जिन लोगों ने बिल्डिंग कंट्रोल, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, केडीए, केएमसी के एनओसीज और एनओसी फॉर सेल के ऊपर भरोसा करके वो बिल्डिंग्स खरीदी थी या उसमें अपार्टमेंट्स लिए थे। मैं अगर नस्ला टावर का अगर कोई मकीन होता, मैं खामोशी से जाके किराए पे छोटा बड़ा एक फ्लैट लेता, एक कोई वकील करता और सिंध हाई कोर्ट में कहता जी मुझे ये मेरे मेरे प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जिम्मेदार है मुझे इनसे कंपनसेशन दिलाए। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगेन एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो सिर्फ डिसीजन दे सकता है, वो डायरेक्ट कर सकता है। उस केस के अंदर वो डायरेक्ट करेगा, उनको पूरी कंपनसेशन जायज जो है मुझे यकीन है उनको मिलेगी। और उस दौरान में वो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा, यहाँ लैंड माफिया, बिल्डर्स, इनके हाथों में पूरा कानून, इनके हाथों में, मतलब आप समझे ना, जब अगर 5 करोड़ रुपए के 20 फ्लैट 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, वो 1 अरब में 30, 40, 50 करोड़ तो बच रहे हैं, 20 करोड़ तो बच रहे हैं भाई। उसने अगर अच्छा ये याद रहे, ये वो शहर है कि जिसका एक बिल्डर इस मुल्क का सदर बन जाता है। True. इस मुल्क के जो बिल्डर्स हैं वो मिनिस्टर्स हैं। तो आप बिल्डर्स को क्या कमजोर समझ रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम बंद कर देंगे। भाई कर दो बंद, क्या होगा फिर? पहले ही लोग कराची में मारे फिरते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, पानी नहीं है, सीवेज नहीं है। तो आप ये धमकिए कानून को, जी हम 3,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। भाई बेरोजगार तो ऑलरेडी हैं शहर में लोग, आप क्या धमकियां दे रहे हो?
आप आईने पाकिस्तान की बात करते हो, कानून की बात करते हो, आप कानून के हाथ मजबूत करो। आप खुद इस जगह पे खड़े हो। आबाद को ये कहना चाहिए कि जी हम दिक्कत है। बाकी जहां तक बिल्डर्स का ताल्लुक है, मुझसे बात करें, मैं बताता हूँ किस प्रोजेक्ट में क्या बेमानी है। हमें लोग बाबा शहर कहते हैं, अब बाबा शहर ना मानो यार, इस शहर की दाई तो मानो कम से कम। ये जो चक्कर वक्कर है ना, ये इस शहर में मतलब बहुत बड़ा पैसा है और इसमें, और ये मतलब मुझे रोना आता है। मुझे इस शहर का एक बासी होने पे, इस शहर के बेटों के हरकतों पे, इनकी बातों पे अफसोस होता है। सर, इसी टॉपिक को, इसी बात को जो आपने उठाया है, हम बाकायदा अपनी बहस का आगाज़ करते हैं। और हमारे साथ चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब भी अब क्योंकि आ चुके हैं बराह रास्त। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जितनी भी बातें की हैं फ़हीम साहब ने, यकीनन आपने सुनी होंगी, उनका भी अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो प्लीज़, यू आर मोर देन वेलकम। और ये भी बताइएगा कितने प्रोजेक्ट्स हैं कराची में जिन पे आप लोगों ने काम बंद कर दिया है, और सरमायाकारी जो है वो कितनी थी इन पे? देखें, बिल्कुल फ़हीम साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम भी हैं और वाकई इनको कराची में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो फ़हीम साहब खुद एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं कराची में। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि आप सब बैठे हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि हम किसी को, अल्लाह ना करे, सुप्रीम कोर्ट को के अगेंस्ट कोई बात करें, हम इदारों के खिलाफ बात करें, ऐसा कोई हमारा कोई वो नहीं है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि फ़हीम भाई, हमें आप कोई ऐसा रास्ता बताए जहाँ पे सही तरीके से अप्रूवल हो जाए। आपको पता है इदारों का हाल क्या है। हम तो ये कहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता बताएं फ़हीम भाई, जहाँ पे हम बेहतर तरीके से चीज़ों को डिलीवर कर सके। हमारे पास ऐसा नहीं। हम तो कह रहे हैं शहर में इतने इलीगल प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिन्होंने अप्रूवल ही नहीं कराई। आबाद के लोग तो कोशिश करते हैं अप्रूवल करवाने की, और अप्रूवल करवाने में आपको पता है महकमों का क्या हाल है। हम तो आज इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे नस्ला टावर को वो करें या कोर्ट के खिलाफ। हम तो आइंदा के लिए कह रहे हैं कि हमें तो बता दें कि हम कहाँ जाएंगे अप्रूवल करवाने, अगर इसी तरीके से इन अप्रूवल्स को नहीं माना जा रहा, या इसमें जिससे ज़मीन खरीदी, ये ज़मीन 1957 में सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने अलॉट की है। तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी तो ज़मीन देने वाला तो रिस्पॉन्सिबल होगा, अप्रूवल करने वाला मास्टर प्लान उनको भी तो बुलाना पड़ेगा। बिल्डर अपनी जगह, हम तो कहते हैं कि अगर वो भी गलत है, मैं भी गलत हूँ फ़हीम भाई, तो हम तो कह रहे हैं कि नहीं, जहाँ भी गलती है उन लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए, आम आदमी को ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि एक आदमी काम बंद करने का मतलब ये नहीं, अल्लाह ना करे किसी को हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। फ़हीम भाई, हम तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें रास्ता बता दें, अल्लाह ना करे आइंदा कोई चीज़ें गलत ना हो। हम तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा विंडो जो टॉप लेवल पे हो, एक दफा अप्रूवल हो जाए, उसके बाद कोई और इदारा उसको ब्लैकमेल ना करे, कोई एक एनजीओ उसको ब्लैकमेल ना करे। अगर वो प्रोजेक्ट अपने अप्रूवल के मुताबिक बन रहा है तो हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे हैं जो कोई आपसे किसी से जमीन जी बिल्कुल फ़हीम साहब, हम यही चाह रहे थे कि आप इस पे प्लीज कमेंट करें। कोई कानून ऐसा आ जाए जिससे हम चीजों को बेहतर कर सके। चलिए सर, फ़हीम साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? देखिए मोहसिन, देखिए मसला ये है कि आपने कहा 1957 में ये नस्ला टावर का जो 139 या जो भी प्लॉट वो अलॉट हुआ, वो 780 गज के ऊपर अलॉट हुआ। फिर उसके ऊपर उसमें एडिशनल ज़मीन सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से ली गई, फिर उस पर मज़ीद 2015 में ज़मीन ली गई। मुझे ये बताइए कि मैं या आप जो लोग आबाद में इन्वॉल्व हैं, मैं छोड़ दीजिए कि नस्ला टावर को छोड़ दीजिए, मुझे बताइए इस वक्त पुरानी सब्जी मंडी पे 4 एकड़ का प्लॉट जो पाक पीडब्ल्यूडी का प्लॉट था, जो बाद में इस्माइलिया कम्युनिटी को के लिए लिया गया, केएमसी ने कहा जी हम पाक पीडब्ल्यूडी को पैसे देंगे, वो वगैरह वगैरह वगैरह, वो 4 एकड़ का प्लॉट इस बाद में सिंध हाई कोर्ट में, और वो सिर्फ इस्माइली कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए था। कि आप ये नहीं जानते हो कि उस 4 एकड़ के प्लॉट को जो पहले डिवाइड हुआ फिर रीमर्ज हुआ, अब वहां पर एक बिल्डर जो है फ्लैट्स बना रहा है।
क्या ये कौन सा बिल्डर या आबाद के अंदर कौन सा शख्स है जो मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत साल पहले था ना, मुझे पता है, तो कौन सा बिल्डर आबाद अपनी एक विजिलेंस कमेटी क्यों नहीं बनाती? जो जब आप ये बात कर रहे हो, माशाल्लाह देखे ना, आबाद के मेंबर्स जो हैं, अगर बिल्डर्स कोई गलत काम करते हैं तो फिर वो सारा का सारा नजला तो आबाद पे ही गिरता है ना। 1994-96 में जब बीच एवेन्यू पे, ये बिलावल हाउस के सामने का जो एरिया है, वहां पर बड़े बड़े हाई राइज बनाने की बात की गई। बिल्डर्स ने कहा हम यहाँ पर पानी का, सुवेज का खुद बंदोबस्त करेंगे, राइटिंग में मौजूद है। कौन सा बंदोबस्त किया? आप देखो, मसला ये है, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, अगर आप बिल्डिंग कंट्रोल में, केडीए में, केएमसी में, सिंधी मुस्लिम, ये वो शहर है जिसके अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर सिंध का रिटायर होके बिल्डर्स के साथ मिलके पीसीएचएस में काम करता है। क्यों करता है भाई? क्यों? ये इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बिल्डर्स में यहाँ पर अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं हो। अल आसिफ स्क्वायर ने इस शहर की जरूरत पूरी की। इस हसन स्क्वायर की, आज भी लोग हसन स्क्वायर का नाम इज्जत से लेते हैं। वो चीज कहाँ खत्म हो गई? वो पैसा जिसने बिल्डिंग के अंदर, बिल्डर्स एक एनईटी के ग्रेजुएट्स हुआ करते थे, दाऊद कॉलेज के ग्रेजुएट्स हुआ करते थे, उनको आपने बिल्डर्स माफिया का नाम दिलवा दिया। आपने पूरा का पूरा, आप कहते हो वन विंडो, आप वो वन विंडो जो है उसको तो खरीद लिया जाएगा। फिर अगर इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वो यही तो कह रहा है कि भाई 1957 से बेईमानी होती रही है इस प्लॉट के ऊपर। इसी तरह से आज डॉल्मिन मॉल के बिल्कुल सामने जो एक वो प्लॉट है, उसके पीछे एक छोटा सा पार्क था, उस पे बाउंड्री वॉल लगना शुरू हो गई है। क्या बिल्डर्स को नहीं पता कि किस तरह डॉल्मिन मॉल के प्लॉट्स किस तरह से मिले, किस तरह से सड़कें बनी, उसके पीछे किस तरह से फिरोज गिट्टू ने जो दाग बेल डाली पीसीएचएस के अंदर, सारा ये तो ये एब्सोल्युटली चीजें भाई साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं आपके भी फिंगर टिप्स पे हैं, कराची वालों के भी ये फिंगर टिप्स पे हैं। आप मुझे बताएं ना, नॉर्थ से अगर आप इस चीज़ का आगाज़ करें, जहाँ पे 80 और 120 गज की गलियां हैं, वहाँ पे 4-4 जो है मंजिलें तामीर हो जाती। जहाँ एक घर रहता था वहाँ 4 घर आने आ गए। उसके बाद आप ईस्ट का रुख कर लें, जौहर चले जाएं, वहाँ पे 80,000 गज की पट्टी पे, वो कौन था? जी जी बिल्कुल वही तो, 1000 गज की पट्टी पे को पूरा का पूरा किसने किया? बाबर गौरी इन्वॉल्व था। सामने 1000 गज की पट्टी है और उसके सामने 80 गज के घर निकाल दिए, और जो पार्क थे उनको घेर के वहां बाज़ाब्ता अंदर हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं। फिर आप यहाँ मतलब कि हमने तो समंदर का पानी तक बेच दिया सर, हमने समंदर का पानी तक बेच दिया। जहाँ पे सर्दियों में पानी कम हो जाता है, जब गर्मियों में वहां लोग गए तो देखा है तो समंदर था। आप मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर आप बता दें, उसके साथ जो लगा हुआ बिल्डर है, मैं उसका नाम बता देता हूं। कोई नाम ले लीजिए आप यार। आप देखो, पार्क के अंदर, बाग इब्न कासिम में पार्क के अंदर पहले कॉम 3 1000 गज का बना, वो कीप का, वो बाद में वो 10,000 गज हुआ। आज कम से कम 15,000 गज की जमीन पे काबिज है। कोई बिल्डर ही है ना यार। किसी ने, देखिए इन बिल्डिंग्स में, इसमें इतना बड़ा पैसा है कि बड़ा आदमी उसके अंदर बिक जाता है। बिल्कुल। अब मोहसिन मौजूद है, आबाद मौजूद है, बताएं कितने बिल्डर्स ने मेरे साथ कोशिश नहीं की हो, कोई बिल्डर बता दे मैंने कभी एक, मगर क्या कितने लोग हैं जो अपनी गर्दन कटवाने। आप लोग बात कर रहे हो, बिल्कुल फहीम साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो। मैं यही चीज मोहसिन साहब से पूछना चाह रही हूँ। जी, मैं बिल्कुल यही चीज़ मोहसिन साहब से पूछना चाह रही हूँ कि सर, जैसे फ़हीम साहब भी फरमा रहे हैं और जैसे मेरे को होस्ट ने भी फरमाया कि कराची जिसे हम कहते हैं कि लैंड अपॉर्चुनिटीज़ की, यहाँ के लोग फिर कहाँ जाए, सवाल किससे करें? ठीक है, हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फ़हीम साहब, आपकी जानी वापस आती हूँ। एक तो आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, दूसरा ये कि आम शहरी कराची का बड़े सादा अल्फाज में कि जब उसको इस तरह का कोई मसला हो तो सबसे पहले कौन सा दरवाज़ा है जो कि उसने खटखटाना है कि कैमरे के उस पार बैठे लोग आज अगर हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाए। जी देखिए, यहाँ पर चाहे कराची का बिल्डर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, हर आदमी ईमानदारी से काम कर सकता है, बशर्ते कि आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं जहां पर हुक्मरान वहां पर बिल्डर बड़े आराम से उस क्राइम का हिस्सा बनता है।
या बिल्डर हुक्मरानों को क्राइम का हिस्सा बनाता है। कराची के शहरी उस वक्त तक खसारे में रहेंगे जब तक क्रिमिनल्स इस सूबे पे, इस मुल्क में हुक्मरान रहेंगे। जब तक वो चीज तब्दील नहीं होगी, बिल्डर्स हो, टैंकर माफिया हो, लैंड माफिया हो, सब खुल खेलेंगे। एजेंसीज हो, कोर कमांडर्स हो, इन लोगों के नाम गिनवाने को तैयार हो। बट अब लोग बैठ के यही सोचेंगे कि आप अभी जाएंगे, एक फेडरल एजेंसी अपॉइंट होगी और फिर ये सारी चीजें तय होंगी कि कंपनसेशन कब मिलेगा, लोग कब जाएंगे। ये आम आदमी जो है, जो इस वक्त अपने घर या तो तिजोरी हाइट या फिर नस्लाटार या इस जैसे मजीद जितने भी हैं वहां पे लेके बैठा था या बैठा है, वो कितने अरसे तक कॉम्पनसेशन का वेट कर सकता है और कितने अरसे तक कहीं और जाके रहने की ह्यूमिलिएशन या फिर रेंट का खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे नया दिन में खुशामदीद। मारूफ सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की मकबूलियत 2.5 सदी बाद भी बरकरार है। वो सबसे फेवरेट भिट जा भिटाई, वो भिटते वसई नूर मुंजोते पुजाएं। भिट शाह के दरबार की मौसीकी जितनी मुनफरिद है, उससे ज़्यादा कहीं मुनफरिद उसे पेश करने के आदाब हैं। एग्जैक्टली, लतीफ़ी राग वो मुनफरिद मौसीकी है जिसके तमाम अज्जा शाह भिटाई के दिए हुए हैं। शयान सलीम ने रिपोर्ट तैयार की, एक स्पेशल रिपोर्ट है, ये आपको दिखाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मज़ार। इस दरबार के मरजाए खलाइक होने का सबब करामतों और मौजज़ों की दास्तानें नहीं, बल्कि शाह भिटाई के तहरीरी शक्ल में मौजूद वो अफकार हैं जिन्हें दुनिया शाह जो रिसालों के नाम से जानती है। और सिंध वासियों ने 2.5 सदी से शाह भिटाई के इस कलाम को सीने से लगाया हुआ है। अब्दुल लतीफ़ के वो ओ मियां ने मदीने शलमा मारे आड़े जे हो तखे ओ दिल्ले सा सारे पीर भलो ओ चखे ओ दिल्ले सारे। शाह भिटाई का दरबार इसी कलाम की निस्बत से दुनिया की सबसे मुनफरिद मौसीकी का भी मरकज है। वो मुनफरिद मौसीकी जिसके तमाम अज्जा शाह भिटाई की देन है, यानी कलाम भी शाह का, आलाए मौसीकी भी शाह का, राग भी शाह के और सुर भी शाह के ही होते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपना कलाम अवाम तक पहुँचाने के लिए इसी मौसीकी को भी जरिया बनाया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपना जो कलाम जो पेश किया है, उसको समझना हर किसी बंदे का काम नहीं है। शाह साहब का तमाम वसी वो बयाज़ है, तो उन्होंने सोचा होगा कि अगर खुश तरीके से अगर लोग पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, मेरा जो कलाम अधूरा छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। जैसे दूसरे शोरा कराम का कलाम आदमी कभी कभी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता, मगर ये आफाकी कलाम शाह साहब ने अपने ऐसी धुनें बनाई, ऐसी मौसीकी दी, अपना एक साज बनाया। शाह साहब ने 30 सुर बनाए, 30 सुर बनाए। उस 30 सुरों में शाह साहब ने मुख्तलिफ धुनें दी। जितनी शाह भिटाई के दरबार की मौसीकी मुनफरिद है, इससे कहीं ज्यादा मुनफरिद इसे पेश करने के आदाब हैं।
भिट शाह दरबार के रागी फकीर गुल मोहम्मद खास खेली तक ये फन नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ है। वो इस रिवायत को पूरे आदाब के साथ ही निभा रहे हैं। मेरे आबा अजदा साईं लतीफ़ साईं ज़माने से वो आते रहे गाते रहे हैं। मेरा दादा था, परदादा था, मेरा अबू था, मैं हूँ। साईं ने ये काली ड्रेस मुतारफ़ कराई कि मेरे फ़कीर जो होंगे उनकी ड्रेस जो होगी वो काली होगी। पहले तो काली पगड़ी भी बांधते थे, अभी जैसे थोड़ी इसमें थोड़ी चेंज आ गई है। हम विदाउट एनी ब्रेक सुबह तक ये कलाम पेश करते हैं। आम फनकार जो ऐसे करते हैं, कोई हमें सुने या रिस्पांस दे तो हम गाएं, एक बंदा भी नहीं होगा, फिर भी हम इसी जगह पे सुबह तक बैठे रहेंगे। अभी अपना रहे ना राग, ये हमने किसी ने भी खाना नहीं खाया है। अब सुबह के टाइम, फजर के टाइम जो सुर मारवी है, आखिरी सुर है, एंड वाला सुर है, उनमें हम दुआ मांगेंगे, फिर नंगर करेंगे, रोटी खाएंगे। शाह भिटाई की मौसीकी लतीफ़ी रागों के 30 सुरों में से कई सुर इन ख़वातीन से मंसूब हैं, जिन्हें शाह साहब ने अपने कलाम में अलामतों के तौर पर इस्तेमाल किया है। अपने कलाम में सूरमियों की दास्तानें बयान करते हुए शाह भिटाई ने सिंध वासियों को ख़वातीन के एहतराम, उनके तहफ़्फ़ुज़ और उन पर एतमाद करने का पैगाम दिया है। ये जो सूरमियाँ बनाई हैं, ये जो सोनी माहिवाल का जिक्र किया है, या लीला चनेसर का जिक्र किया है, उमर मारवी का जिक्र किया है, या हीर रांझे का जिक्र किया है, या ससी पुनू का जिक्र किया है, राणा राणू है, मुमल है, सोनी, ये असल में ये है कोई एक किरदार है, एक किरदार जिसको शाह साहब ने मुख्तलिफ नाम देकर लोगों के सामने अया किया है। औरत का जो किरदार शाह साहब ने पेश किया है वो मजलूमियत का किरदार पेश किया है। मर्द जो है वो, उनको आप देखेंगे उमर मारवी का जिक्र है तो उमर बादशाह को उन्होंने निगलेक्ट किया है। देखें, उनको बुरा भला भी कहा है कलाम में कि आपने अच्छा काम नहीं किया है, या उनको तंग किया है, उनको कैद किया है, या उनको आप उठा के ले के आए हैं, या उनके साथ आपने जुल्म व तशद्दुद किया है। ऐसे पुनू ने भी ससी को छोड़ दिया, रज़ा खुशी से छोड़ दिया, या जबरन उसके जो भाई थे वो उसको लेके चले गए, मगर फिर उसको भी उसी में आप देखेंगे तो औरत को मजलूम दिखाया है पुनू। तो मुमल भी ऐसे ही है, जो राना था वो जब आया तो उसने शक के बुनियाद पर मुमल को छोड़ के चला गया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम बहुत वसी है। तारीख की ताबीरें हैं, फ़लसफ़े की बहसें हैं, जिंदगी से जुड़ा कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसका शाह भिटाई ने अपने कलाम में अहाता ना किया हो। मगर कलाम की ज़बान मौजूदा सिंधी से मुख्तलिफ भी है और मुश्किल भी, जबकि शायरी में अरबी और फ़ारसी का इस्तेमाल भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बेशतर पढ़ने वाले इसे मुश्किल समझते हैं। शाह भिटाई का दरबार है लतीफ़ी रागों, सुरों और दंबूरों के इम्तिज़ाज की गूंज है। अपनी नौयत की मुनफरिद मौसीकी होने की वजह से बहुत कम लोग इन रागों और सुरों को समझ सकते हैं, मगर इन फ़कीरों की ले घंटों सुनने वालों को अपने सहर में जकड़े रखती है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, भिट शाह। चलें जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और कराची वालों को एक अच्छी खबर देते हैं, खुशी की खबर। अब आप अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठकर समंदर किनारे चाय भी पी सकते हैं, फिल्म भी देख सकते हैं, पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं। जी हाँ, KMC की जानिब से शहर कायद में ड्राइव इन सिनेमा खुल गया है। इस सिनेमा में फिल्म देखने गए हैं मेरे को होस्ट फैसल करीम, अकेले चले गए, दफ़ा फिर से मुझे नहीं लेके गए, पता नहीं क्या मसला है। तो देखते हैं कौन सी फिल्म देखी है, कितना इंजॉय किया है, दिखाते हैं आपको। साहिल समंदर हो, डूबता हुआ सूरज हो, हाथ में पॉपकॉर्न हो, तो फिर फिल्म कैसे ना हो। भाई कराची वालों, आपकी तफरीह के लिए एक नया एहतमाम, एक नया इंतजाम किया गया है, और वो भी आपके फेवरेट समंदर के बिल्कुल साहिल पे। ये है सनसेट सिनेमा,
और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी के हमरा भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, बच्चों को भी ला सकते हैं, बेगम को भी ला सकते हैं, अम्मा अब्बा को लाके भी एंजॉय करा सकते हैं और कराची की इस खुली फिजा में समंदर के बिल्कुल किनारे बैठ के मूवीज एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर आप ये पैकेज एंजॉय करें, हम तो मूवी एंजॉय करेंगे। हाँ भाई, एक दिन में 2 शोज के मजे आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फूड कोर्ट भी है और खानों से भी आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। समंदर की हवा तो है ही और कराची का अपनापन भी है। ये है सनसेट सिनेमा। अभी तक लोगों को इतना ज़्यादा मालूम नहीं हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। एंड इट्स सो हार्टनिंग टू सी कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और मैम भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है? या फाइन, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो रहा है और इट इज़ वेरी नाइस टू सी दिस कि हम बचपन में ड्राइव इन सिनेमा जाया करते थे, उसके बाद ये बंद हो गया तो वी वर मिसिंग। नाउ इट्स वेरी गुड कि कराची में इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। मूवी हो और पॉपकॉर्न ना हो, ये ज़्यादती है। तो ये ज़्यादती तो नहीं हो रही है। हमारे साथ छोटी छोटी दुनिया भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बसाम। बसाम। अच्छा बसाम, एंजॉय कर रहे हो इधर आके? जी। अच्छा, पहली मर्तबा बाहर मूवी देखने आए हो, वरना पहले तो इससे पहले सिनेमा गए होगे, राइट? नो। दिस इज योर फर्स्ट टाइम? यस। एंड यू आर एंजॉयिंग इट ओवर हियर? यस। हाउ आर द पॉपकॉर्न्स? गुड। विल यू शेयर विद मी? यस। ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी दुनिया है यहाँ पे और यही कराची की अच्छी बात थी जो कि अब वापस रिवाइव हो रही है। फूड कोर्ट का भी इंतजाम किया गया है एंड इफ यू लुक अराउंड तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक स्टॉल है पॉपकॉर्न्स। तो ऑब्वियसली मूवी का एक बहुत अहम जुज है ही। इसके साथ साथ एस्प्रेसो कॉफ़ी भी है। देन मैं अगर वहाँ दिखाऊँ तो देयर इज अ ट्रक और वहाँ पे भी जो है वो लोग दे आर कमिंग और वो अपना पेट पूजा कर रहे हैं, खाने पीने के मामलात। इसके अलावा फ्रॉम बर्न्स रोड विद लव, ओके दैट्स अ गुड थिंग, फ्रॉम बर्न्स रोड विद लव। तो हम चलते हैं हर स्टॉल पे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या कराची की लोकल डेलिकेसी हमें मिलती है। आ जाए। हाँ भैया, कराची आए बन कबाब ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता है। तो और बन कबाब वो भी हो बंस रोड वाला, ओ क्या ही बात है भाईजान। आप कबाब भी बनाते रहे और काम भी करते रहे। कैसे, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह करम है। आपको कितने का दे रहे? 200 के 2। 200 के 2। और क्या क्या डाल रहे? दाल और अंडा होता है। दाल अंडा कबाब शामी, शामी ठीक है। चटनी वटनी भी डाल रहे जबरदस्त? बिल्कुल, आप खाओगे आपको पता चलेगा। अभी खाते हैं, थोड़ी देर में खाते हैं, बस थोड़ी देर में खाते हैं कराची का बन कबाब, वो भी बंस रोड वाला। और सोचें कि समंदर के किनारे बैठ के कराची का आप दाल शामी और अंडे वाला बर्गर खा रहे हैं, हवा चल रही ठंडी ठंडी और सामने मूवी एंजॉय कर रहे हैं। आहा, वाह वाह वाह। तो शो शुरू हो चुका है और गाड़ियां आना भी शुरू हो चुकी हैं। 200 से 250 की कैपेसिटी है गाड़ियों की, जैसा कि आप देख रहे हैं। और गाड़ियों की कैपेसिटी, एक गाड़ी में 5 अफराद अलाउड हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि गाड़ियों के साथ साथ यू कैन वॉक इन एज वेल, आप वॉक इन भी कर सकते हैं। तो गाड़ियों की जो फीस रखी है वो 1000 रुपये का टिकट है। वॉक इन अगर आप कर रहे हैं, पैदल यहाँ पर आ रहे हैं, गाड़ी बाहर लगा के पैदल आ रहे हैं, उसकी भी सीटिंग कैपेसिटी है और उसका किराया जो है वो 300 रुपये है। तो इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पे बड़ी हमें जो है वो प्रिपेयर्ड नज़र आ रही है सारी चीज़ों के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन के एक भाई हमारे साथ मौजूद है, महबूब भाई। सर कैसे हैं? महबूब भाई, यहाँ पे आपकी क्या प्राइस है? सर ये मैं पूरा ऑपरेशन देखता हूँ। अच्छा ठीक है। तो लोगों का रिस्पांस अभी कैसा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, जैसे जैसे लोग पब्लिक कर रहे हैं चीज़ों को, तो वैसे वैसे हमारे पास क्राउड भी बढ़ रहा है। कल हमारे पास जो थी वो तकरीबन 75 गाड़ियाँ थी लास्ट शो
शो पे। तो आज हमारे पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट शो पे ही 75 का टारगेट हमने तोड़ दिया है। चलिए, तो सैटरडे संडे पे भी डिपेंड करता है, वीकेंड पे। अच्छा ये बताएं, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जी मूवीज़ जो है लाइसेंस के बगैर दिखा रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है? सर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह राइट्स हैं, हमने पहले परमिशन ली है, उसके बाद स्क्रीनिंग की है। भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अभी हम सोच ही रहे थे कि पैकअप करें, तो जिनके दम से ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिनकी काविशें हैं ये, वो के बहुत तनकीद उन पे होती है, बट मुर्तज़ा आप हमारे साथ मुझे सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पकड़ लिया आपने मुझे? हाँ बिल्कुल, तो हम आपको पकड़ के ही रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बताया इसका ख्याल कैसे आया? इसका ख्याल इस तरह आया कि कराची में बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं, ओपन स्पेसेस हैं, लेकिन वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं थी शहरियों के लिए। तो जब मुझे चार्ज मिला, हमने सोचा कि कैसे वहाँ पर एक्टिविटीज़ डेवलप करें ताकि लोग आएँ, एंजॉय कर सकें। तो मेरी वाइफ ने मुझे ये आइडिया दिया कि इस जगह पे हम एक ड्राइव इन सिनेमा कर सकते हैं। तो इस तरह ये आइडिया है और अब ये इब्तिदा है। मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, इस सिनेमा के बराबर में हमने एक जंगल बनाया है। मैं आपको दिन में इनवाइट करूँगा कि आप आएँ, आप देखेंगे यहाँ 20 एकड़ के ऊपर हमने प्लांटेशन की है और एक पीछे प्रोमेनाड बना रहे हैं हम, जिससे शहरी जो है बीच की तरफ जा पाएंगे। मेरे ख्याल में आपके बचपन में, मेरे बचपन में ड्राइव इन सिनेमा था राशिद मिनाज रोड पे, डालमिया पे। एक और चीज़ हम करने की कोशिश करें, तो लेट रीलिव आवर पास्ट, अपने बच्चों को भी वो सुनहरा कराची दिखाएं जो जिसका शायद उन्होंने सिर्फ तस्करा सुना था। अच्छा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन वुमेन वाला था, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल आइडिया इज आल्सो अ वुमन। अच्छा, मैं एक तरीके से सवाल करता हूँ आपसे कि सिनेमा, पीछे जंगल और फिर साहिल की मजीद ब्यूटिफिकेशन, इख्तियारात का मसला तो आता होगा। ये देख रहे हैं आप, ये क्या लिखा हुआ है? ये दिखाइए ज़रा, ये KMC ने किया है। ये कोई नए इख्तियारात नहीं, कोई नए वसाइल नहीं, वही KMC है, वही अफराद हैं, वही लोग हैं, सिर्फ लीडरशिप चेंज हुई है और आप ये तब्दीली देख रहे हैं। मैं समझता हूँ इख्तियारात का कभी इशू नहीं था, नीयत का इशू था। नीयत साफ, मंजिल आसान। मजीद क्या क्या नीयत की हुई है आपने, क्या क्या करने जा रहे हैं कराची में? बहुत सारी चीज़ें हैं। सफारी पार्क, हिल पार्क को वापस डेवलप करेंगे इस तरह की तफरी के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि हिल पार्क और सफारी पार्क के बीच में एक चेयर लिफ्ट फैसिलिटी आ जाए कि हिल पार्क और किडनी हिल जो है आप चेयर लिफ्ट के ज़रिए जाएँ, क्योंकि इतना दूर नहीं है वो। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई, बेस्ट ऑफ लक। हम चाहते हैं शहर कराची वापस उन रौनकों को लौटे और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा तमाम शहरियों को, मैं खुद आज अपने बच्चों के साथ आया हूँ यहाँ पे, अपने बच्चों को लेके आए हैं और इन्जॉय करें। बच्चों की फिल्म लगी हुई है, अच्छा माहौल है, लोग इन्जॉय करें और यही वो खूबसूरत कराची है जिसको इंशाल्लाह हम लोग मिलकर रिस्टोर करेंगे। थैंक यू सो मच, इस वादे के साथ कि हम आपके साथ मरोड़ा भी जाएंगे और एक दिन आपने स्टूडियो पे आना हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया भाई, मेरा तो काम हो गया कंप्लीट, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आइए कुछ पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं। गाड़ी के अंदर से देखने में कितना मज़ा आता है, लेट्स सी। ड्राइव इन सिनेमास का कॉन्सेप्ट तो हमेशा से कराची में रहा ही है और इस वक्त मैं अपनी जो को होस्ट है महक, उनको याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ कि वो जो है वो स्टूडियो में शो कर रही होंगी और मैं जो हूँ वो मूवी एंजॉय कर रहा हूँगा। ये हम पहुँच गए, ये हमने कर लिया शीशा नीचे, ये हमने कर ली गाड़ी बंद और ये कर ली सीट पीछे। अब मैं देखूंगा मूवी। तो कराची वालों, आप भी आए ड्राइव इन सिनेमा में और सनसेट सिनेमा जो कि KMC ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव मुतारिफ कराया है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्मॉग की, और स्मॉग का जहां बहुत ज़्यादा राज है वो है लाहौर शहर, और लाहौर के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर इस वक्त स्मॉग जो है वो उरूज पर है। पाकिस्तान का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है स्मॉग, और पंजाब जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, फ़ज़ाई आलूदगी का जोर यहाँ पर बरकरार है। लाहौर में स्मॉग के डेरे हैं और जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर एक बार फिर 410 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहली पोजीशन पर पहुंच गया, और दूसरे नंबर पर दिल्ली है। कोलकाता 194 एयर क्वालिटी के साथ आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और तीसरे नंबर पर रिस्पेक्टिवली हैं। पंजाब में अब हो ये रहा है कि जो शहरी हैं आंखों और सांस की बीमारियों में
मुब्तला होते जा रहे हैं। लाहौर का इलाका गुलबर्ग, यहाँ पे AIQ 728, कोट लखपत में 645 और गुरु मांगट रोड पर 596 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मॉडल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572 और जहूर इलाही रोड पर 516 तक जा पहुंचा। और अगर बात कर लें हम ठोकर न्याज बेग के इलाके की, तो आपको पता है कि एक थोड़ा खुला इलाका है, तो 464 और DHA फेज 8 जो कि ज़्यादा खुला इलाका है क्योंकि यहाँ पर आबादी कम होती है, तो यहाँ पर भी जो है 487 रिकॉर्ड किया गया है AQI। तो आप ये देखेंगे लाहौर जो कि जहाँ पर हर साल ये हम चीज़ फेस करते हैं, उसके बावजूद वो इकदामात नहीं होते क्योंकि हमने देखा कि छुट्टियाँ बढ़ा दी गई, एक्सटेंड जो है छुट्टियों में होने के बावजूद जो है कल लाहौर पहले नंबर पर था, आज लाहौर पहले नंबर पर है। यानी वो इकदामात, जैसा कि कल हमारी रिपोर्टर आयशा अता हमें बता भी रही थी कि इकदामात की बातें होती हैं लेकिन वो इकदामात अमलन नहीं होते। तो सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें करने से कुछ नहीं होगा, उन इकदामात पर अमल करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि फैसल आपने भी जिक्र किया कि लोग आँखों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को गले का मसला हो रहा है। अब इस सारी सिचुएशन में वो लोग जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर वो लोग जो कि किसी और बीमारी का शिकार हैं या जिनका आप कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, सेंसिटिव है, तो आप सोचें कि ये वाला जो वेदर है उन्हें कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इसलिए इक़दामात जो हैं वो लेने बेहद ज़रूरी हैं और शहरियों से हम बार बार अपील करते हैं इस चीज़ की कि खुदारा घरों से बिला ज़रूरत बाहर मत निकला करें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो जो मास्क पहनने की रिवायत हमने कोविड-19 की पहली वेव में की थी उसको बरकरार रखें और प्लीज़ ऐसी जगहों पर मत जाएं जो कि ज़्यादा खुला इलाका है क्योंकि खुले इलाके में स्मोक का राज ज़्यादा होता है। और अब तो वैसे भी सर्दियां बढ़ती चली जा रही हैं, दिसंबर आने वाला है, कल 1 है, तो हम ये देखेंगे कि दिसंबर के आगाज़ से ही लाहौर में और पंजाब के खुले जो इलाके हैं वहाँ पर होता ये है कि वो भी आ जाती है ना, स्मोक के अलावा क्या होता है, फोग आ जाती है। तो इस पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस पंजाब यूनिवर्सिटी के। लाहौर में ये सूरत हाल बिलखुसूस पंजाब में बिलउमूम हर साल देखने में आ रही है। अब ऐसे में शहरियों को हम भी अपने प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से बारहा ये कहते रहते हैं कि आप जो है वो खुद प्रिवेंशन करें, लेकिन सर इसकी ओवरऑल कोई है तरीका कि इसको किसी तरीके से कर्ब किया जाए? थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, असल में ये है कि ये अब 2015 से हम स्मोक का जो इशू है इसको फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। बेसिकली तो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे हम सोच ही रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है लाहौर के अंदर कि अभी गवर्नमेंट ने जो दफ़ा लगाई 144 और उसके बाद इन्होंने ये जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि हमारी अवाम में जो मैंने ये 5 साल के अंदर देखा है कि एक तो शऊर जो है वो आना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी हैं जैसे हर माशरा में होते हैं कि जो कि कानून को तोड़ने में खुशी महसूस करते हैं, तो उनके लिए फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है कानून की पाबंदी है उसको करवाने के लिए ज़रूरी है। तो अब ये जो जुर्माने वाला काम किया है मेरा ख्याल है ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, और लेकिन इस पे अमल होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वेबसाइट के ऊपर ये एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को लगाना चाहिए कि हमने इस हफ्ते के अंदर इन लोगों को जुर्माने किए हैं और इतने जुर्माने किए हैं, और फिर ये देखें कि जुर्माने के बाद भी उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज में स्क्रैपर लगा लिए हैं जो कि फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा नहीं कर रहे। ऐसे भट्टे तो नहीं चल रहे जो जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर हैं, उनमें काला धुआं तो नहीं आ रहा। और जो गाड़ियाँ हैं, जो लाहौर में असल में सबसे बड़ा मसला है वो ये है हमारी ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो हमारे सर्टिफाइड वर्कशॉप से गाड़ियों की टेस्टिंग हुई है, अगर ऐसी नहीं हुई तो उनको जुर्माना करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए और उन्हें कहें कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपकी गाड़ी को देखिए बंद करना कोई हल नहीं है, उससे और प्रॉब्लम होती है। किसी की रोजगार जाना है, लेकिन उससे पता होगा कि मैंने अगर 1000 रुपया कमाना है तो मुझे 5000 जुर्माना होगा, तो मैं ये पाबंदी करूं।
तो ये वो तरीकाकार है जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म में हमें काम करना चाहिए। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो जो चीज़ें आपने बताई, प्लीज़ आप इस चीज़ को भी कंप्लीट कीजिएगा। मेरा सवाल भी आप ले लें कि इन चीज़ों पे हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए ताकि हम आगे आने वाले सालों में इस चीज़ का सामना ना कर सकें। अब आगे मज़ीद सर्दियाँ आ रही हैं, स्मॉग और फोग ये दोनों जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, माहौल के लिए भी, इंसानी सेहत के लिए भी। तो प्लीज़ ज़रा मुझे इस हवाले से भी बताएगा, बारिश अगर नहीं हो पाती पूरा दिसंबर का मंथ, क्योंकि हमने तो ये देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने प्लान किया कि 2022 के बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो आर्टिफिशियल बारिश को प्लान किया जाएगा। अगर दिसंबर के पूरे महीने में बारिश नहीं होती तो फ़ज़ाई आलूगी को मद्देनज़र रखते हुए आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ क्या कहते हैं कि मज़ीद माहौल कितना ख़राब हो सकता है? अच्छा देखिए, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन था। दो चीज़ें मैं ज़रा क्लियर कर दूं टेक्निकली। जी जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो आप मसनूई बारिश का कह रही हैं, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव। जी। ये अगर हम समझते हैं कि जी हम मसनूई बारिश बरसा कर और ये स्मोक को ख़त्म कर लेंगे, तो इससे बेहतर ये है कि हम इसकी प्रिवेंशन मेजर्स पे वो पैसा लगा दें। ओके। ये मैं आपको गारंटी से लिख कर दे रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने मसनूई बारिश पे जितना पैसा लगाना है उससे आधा पैसा वो इसकी प्रिवेंशन के लिए बजट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को दे, तो मेरा ख्याल है कि हम ये स्मोक का इशू पे काबू पा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा कि कितना इससे होगा, तो आप ये समझें कि अभी तो आगाज़ हुआ है और ये दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे। इसलिए डेंजरस होंगे कि इन महकमा मौसमियात के मुताबिक भी अभी 10 से 15 रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं, और ये जब तक बारिश नहीं होती, ये क्लियर रखें कि जब तक कुदरती तौर पर बारिश नहीं होती तो उस वक्त तक ये फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म नहीं होगी। यकीनन जो लोग हमें देख रहे हैं, कैंप बैठे हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिकली स्मॉग बनती कैसे है, धुआं या फिर फोग इंसानी ज़िंदगी पर कितने ज़्यादा मुज़र असरात मुरतब कर सकता है। एक वर्चुअल है, वो आपको दिखाते हैं ताकि मज़ीद आसानी हो जाए समझने में। स्मॉग और फॉग आखिर है क्या, आपको फर्क बताते हैं। सर्दियों के मौसम में शाम, रात और सुबह के औकात में जब दर्जा हरारत कम हो जाता है, ऐसे में जमीन के करीब मौजूद हवा ऊपर मौजूद हवा के मुकाबले में ठंडी हो जाती है, तो उसमें शामिल आबी बुखारात पानी के नन्हे नन्हे कतरों में तब्दील हो जाते हैं। ये कतरे एक साथ मिलकर धुंध की ये चादर बनाते हैं जिसे फॉग कहा जाता है। इस धुंध की वजह से देखने में शदीद मुश्किलात होती हैं। ये तो हुई फॉग की बात। अब जरा कुछ स्मॉग का जिक्र हो जाए। इस फॉग में जो आपको नजर आ रही है, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जब मिक्स हो जाए तो ये स्मॉग बन जाती है। जब भी दर्जा हरारत कम होता है, शाम से सुबह तक स्मॉग की शिद्दत बढ़ती जाती है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। यानी कि फॉग प्लस स्मोक इज इक्वल टू स्मॉग। और एक और अहम मामला अब सर उठा रहा है, जनूबी अफ्रीका से आए हुए नई किस्म ओमिक्रॉन की। इसका नाम है ओमिक्रॉन। इसने सबसे पहले एड्स के मरीज को मुतासिर किया है और एक कोरोना की नई वेरिएंट है। कहा यह जाता है कि अब तक 15 मुल्कों में ये फैल चुका है, जहां मुख्तलिफ पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं और बरतानिया में इन पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। और माहिरीन के मुताबिक नई किस्म में मजमूई तौर पर 50 जिन्याती तब्दीली देखी गई हैं और ये अब तक रिपोर्ट होने वाले तमाम वेरिएंट्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जिनकी बहुत ज़्यादा कम इम्यूनिटी है, जैसे कि एड्स के मरीज़ हैं, उन्हें ज़्यादा हिट कर रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कोरोना की वैक्सीन का असर कितना कम होगा, ये इसके लिए कोई नई वैक्सीन आएगी और ये वेरिएंट कितना ख़तरनाक हो सकता है, यकीनन जो लोग हमें सुन रहे हैं अब उन्हें तशवीश होगी कि भैया खुदा ना खास्ता अगर हिट कर जाता है तो फिर जो पहले से लगी वैक्सीन की डोजेज़ हैं वो क्या काम आएंगी, या फिर हमें बूस्टर शॉट्स लगवाने की ज़रूरत है। इस बारे में कुछ भी कहना अभी वक्त से बहुत ज़्यादा पहले है। अभी तक ये तय नहीं हुआ कि नया वेरिएंट जो है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। एब्सोल्युटली।
एग्जैक्टली यानी कि हमें ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इससे परेशान हों या फिर हम इसको कर्व कैसे करें। अच्छी चीज़ वैसे ये है कि पिछले 4 वेरिएंट्स फैलाव के लिहाज से बहुत तेज़ थे लेकिन कम ख़तरनाक थे, मगर एक अजीब व गरीब फैक्ट ये भी है कि ओमिक्रॉन जवान लोगों और बच्चों को ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। और एक हकीकत ये भी है कि इससे पहले कोरोना के जितने वेरिएंट्स आए वो उन मुल्कों में आए जहां मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई गई, मगर जहां चाइनीज़ वैक्सीन या रशियन वैक्सीन लगाई गई उन खित्तों से अभी तक कोई नया वेरिएंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। और जब से कोरोना आया उस वक्त से अब तक 5 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। क्योंकि नया वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है इसलिए हाई रिस्क एरियाज़ में टेस्टिंग बढ़ाने और वैक्सीनेशन तेज़ करने का फैसला किया गया है। कल असद उमर साहब भी ये कह रहे थे कि अब जो लोग हैं 3 करोड़ मैक्सिमम लोग जिन्होंने अभी सिर्फ 1 डोज़ लगवाई है तो उनसे ये अपील है कि प्लीज़ जाएँ और 2nd डोज़ लगवाएँ और अपना इस वैक्सीनेशन को प्रोसेस को कम्प्लीट करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जाहिर है 1 डोज लगवाने के बाद हम ये समझते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं ना, मास्क ना पहने, सैनिटाइजर यूज़ ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों आपने डोजेस लगवानी है। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से खबरें थी हैं, इसमें कितनी सदाकत है इसको भी आगे चल के हम वेरीफाई कर लेंगे। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है जी कि जो बूस्टर शॉट्स हैं अब वो भी हम लगवाएंगे। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान हमें ज्वाइन कर, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में। लेकिन जैसे कि आप असद उमर की ही बात कर रही थी, उन्होंने ये कह दिया है कि जी ये इनएविटेबल है कि ये वेरिएंट आएगा। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जब ये आए कुछ हफ्तों में यहाँ पहुँचेगा तब तक हम इसकी लहर को यहाँ पे कमज़ोर कर सकते हैं। कैसे वो आपको पता है, बार बार पता है, आपको बार बार बताया गया, तो एक बार फिर बताएं फिर ब्रेक लेते हैं। लेकिन फैसल हमारी आवाम बड़ी अच्छी है, हमारी बात सुनती है, तो सुना दोबारा बता दें। प्लीज आपने करना ये है कि मास्क अपना बिल्कुल लगा के रखना है और ये थोड़ी पे नहीं लगाना, चिन पे प्रॉपर लगाना है और आंख पे लगा के सोना भी नहीं है। सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है, समाजी फासले का ख्याल भी रखना है। ओके, सिनेमास खुल गए, तफरी गाहें खुल गई हैं, आप शादियों में भी जा सकते हैं, इंडोर आउटडोर कोई पाबंदी नहीं है, बट स्टिल आपने अपना ख्याल खुद रखना है। सर्दियाँ आती हैं वैसे तो बड़ी सौगातें आती हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की किल्लत भी हो जाती है। सौगातें जिन चीज़ों पे बनती है ना, यानी गैस, वो घरों में अब नहीं आएगी। गैस की किल्लत जो है वो सर उठा रही है। स्विस सदर्न ने CNG स्टेशंस को 2.5 माह के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रखने का फैसला कर लिया है, यानी 15 फरवरी तक सिंध और बलूचिस्तान के CNG स्टेशंस को गैस नहीं मिलेगी। और जो है जनरल इंडस्ट्रीज़ के बिजली घरों को भी गैस की फराहमी बंद रहेगी। SSGC के मुताबिक घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फ़ैसला किया गया है। अच्छा, वैसे एक चीज़ बड़ी फैसल नोट करने वाली है कि हर साल हमेशा ये इशू सर उठाता है और हर साल ये कहा जाता है जी घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात, बट अगेन ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सर्दियों में हमारे घरों में भी गैस नहीं आती, तो वो कौन से घरेलू सार्फिन हैं इनकी ज़रूरियात पूरी की जाती हैं और उनके लिए या तो CNG स्टेशंस बंद कर दिए जाते हैं या फिर जो है गैस के प्रेशर को कम कर दिया जाता है। सो इट्स वेरी अलार्मिंग और इस पे इक़दामात होने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक इक़दामात नहीं होंगे, जब तक इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जाएगा, तब तक ये मामला सॉल्व नहीं होगा। गयासुद्दीन पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा CNG एसोसिएशन है आप। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब अगेन वही बात जो एक अवामी सवाल है कि हम ये कहते हैं कि बंदिश इसलिए है कि घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करना है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं या मैं अपने करीबी लोगों की एक्सपीरियंस की बात बताऊं, सर हमारे घरों में सर्दियों में गैस नहीं आती, तो प्लीज़ ज़रा आप इसको वाज़े कीजिएगा कि घरेलू सार्फिन की जब के घर गैस ही नहीं आएगी तो वो कौन सी ज़रूरत है जो कि पूरी करने के लिए ये CNG स्टेशन बंद होंगे। शुक्रिया जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये खाली लोगों को पर्दा डालने के लिए बात कही जाती है। हमेशा गैस की पिछले 3 साल से जो लोड शेडिंग विंटर में हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो 2 LNG के टर्मिनल हैं उसमें गैस मंगवाने की गुंजाइश है और पाइप में गैस ट्रांसपोर्ट करने की भी गुंजाइश है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और वज़ीर-ए-आज़म की हदायत, वाज़ेह हदायत के बावजूद जो 2 गैस कंपनियाँ हैं और जो एक गैस कंपनी इंपोर्ट करती है वो गैस विंटर के लिए मंगवा नहीं सकती, और जब गैस मंगवा नहीं सकती तो ये गैस की लोड शेडिंग कर देती हैं। अब जुल्म ये है कि इस वक्त 300 mmCFD गैस सिस्टम में आ सकती है और ट्रांसपोर्ट हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के इदारों ने वो गैस मंगवाई नहीं है, और जब मंगवाने का आर्डर दिया है तो वो 1 महीने पहले आर्डर दिए, जो गैस आ भी रही है वो $30 पे आ रही है।
तो गैस का जो बिज़नेस होता है वो अमूमन 6 महीने पहले आर्डर दिया जाता है और गैस मंगवाई जाती है। इसके साथ एक और चीज़ ये हुई कि जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको इजाज़त दी कि वो गैस लाए ताकि गैस की शार्टेज जो है ना हो। लेकिन ये जो इदारे हैं सोई नादरन और PSO और PLL, इन्होंने मोनोपोली बना के अभी तक प्राइवेट सेक्टर की गैस को इजाज़त नहीं दी। तो उसका नुकसान क्या हुआ कि एक तो गैस आई नहीं, जब गैस नहीं आई तो CNG सेक्टर भी बंद हो गया, जनरल इंडस्ट्री भी बंद हो गई। CNG सेक्टर के बंद होने से 3 बड़े नुकसान हुए। एक तो 4 लाख के करीब लोग जो हैं 3 महीने तक उनके घरों में तनख्वाह कैसे जाएगी और किराए कैसे दिए जाएंगे, सिस्टम कैसे चलेगा। 3 महीने कारोबार बंद करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या CCOE या कैबिनेट का कानूनी हक ही नहीं है कि वो किसी का कारोबार बंद करे। वो आर्जी तौर पे बंद कर सकता है, वो थोड़ी सी पाबंदी लगा सकता है, वो टैक्स लगा सकता है, वो उनको किसी आम आदमी को वो भूखा नहीं मार सकते गवर्नमेंट के लोग। दूसरी चीज़ ये है कि जब CNG बंद होती है तो पेट्रोल का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को गैस दे ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। वो एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रही, ऊपर से इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है। और पंजाब में आपने देखा है कि आजकल स्मोक का इशू है, तो सबसे बड़ा इशू ये है उसमें डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी का धुआं। तो जब गाड़ी CNG बंद हो जाती है तो जितनी भी पुरानी गाड़ी CNG पे चल रही है वो जब पेट्रोल पे कुछ तो चल नहीं सकती, और जब चलती हैं तो धुआं होता है, उससे स्मोक में और इजाफा होता है। और जो ट्रांसपोर्ट है उसके किराए जो गरीब लोग हैं उनके लिए पेट्रोल के मुकाबले में ये कम है, वो बंद होकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि सबसे पहले जिन लोगों ने गैस नहीं मंगवाई, जो इस जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, उनको सज़ा दी जाए, ताकि ये तीसरा साल है, हर साल सर्दियों में ये चीज़ हो जाती है। और इसमें ये नहीं है कि गैस अवेलेबल नहीं है या आ नहीं सकती, ये लोग लाते नहीं हैं जानबूझ के। दूसरा हमारा इशू ये है कि अगर गैस की शार्टेज हो गई है तो तमाम सेक्टर्स को इक्वली बर्डन डाला जाए। क्यों सिर्फ CNG सेक्टर को बोझ डाला जाता है जो कि गरीब आवाम का फ्यूल है और इंपोर्ट बिल कम करता है अगर शार्टेज है। और तीसरी सबसे अहम बात, घरेलू सारिफिन का ये इसलिए कहते हैं कि लोग कहेंगे CNG की वजह से शार्टेज होती है। आज 30 नवंबर है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 15 फरवरी तक इन्होंने जो ऐलान किया, अगर ये हमें CNG बंद करके जो थोड़ी सी गैस है ये घरों में ज़रा सा खाली प्रेशर ही बेहतर कर दें, मैं चैलेंज करता हूँ गवर्नमेंट को, तो हम 3 महीने अपने ऊपर सख्ती बर्दाश्त कर लेंगे आवाम की आसानी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों को गैस दे रहे हैं, $2 वाले लोगों को गैस दे रहे हैं। हम $15 पे गैस लेते हैं, हमें गैस बंद करके ये $2 पे जो लोग गैस लेते हैं उनको गैस दे रहे हैं। ये करप्शन है। इस करप्शन को छुपाने के लिए ये घरेलू सारिफिन का नाम लेते हैं और CNG सेक्टर को बंद करते हैं और उन लोगों को गैस देते हैं जो इंतहाई सस्ती गैस है। अच्छा, CNG तो क्लोजर अब होगा ही, हम आगे चल के आपसे इस पर ज़रूर बात करेंगे कि कराची में परेशानी होती है, बलूचिस्तान में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि एक तो ये बताइएगा कि किसी भी स्टेक होल्डर से सुई सादरन ने कोई रब्ता नहीं किया इस क्लोजर से पहले, और दूसरा ये भी कि मुआहदा था कि जी LNG जो है वो मिलती रहेगी, तो क्या वो मुआहदे के तहत LNG मिलेगी या उस पर भी पाबंदी है? देखिए, यही तो बदकिस्मती है। एक तो हम लोगों को इन्होंने कहा कि आप LNG लेंगे और LNG पे आपके CNG स्टेशंस बंद नहीं होंगे। LNG की कीमत है $15, लोकल गैस की कीमत है $6। हम पिछले कई अरसे से LNG इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने महंगी LNG लेना किया कि हमारा कारोबार बंद ना हो। अब इन्होंने हमारा कारोबार बंद कर दिया LNG के बावजूद। जहाँ तक आपने बात की है स्टेक होल्डर से मुलाकात की, तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि अवामी ओहदों पे ऐसे लोग बैठे हैं जो स्टेक होल्डर्स को स्टेक होल्डर्स समझते ही नहीं है, और वो मिलना तो दूर की बात, फ़ोन सुनना भी गवारा नहीं करते। ताकि अब जैसे अगर गैस की लोड शेडिंग देखा जाए जनरली हो भी गई है, मसला अगर आ भी गया है, तो उसका बैठ के कोई ऐसा हल किया जाए ताकि कोई ना कोई गुजारा तो हो सके। अब मेरा गवर्नमेंट से एक सवाल है और आपसे भी एक सवाल है कि 3 महीने तक जब किसी किस्म की आमदनी नहीं होगी तो बिजली का फिक्स बिल, गैस का बिल, तनख्वाहें, किराए, ये कैसे दिए जाएंगे? पहले हम लोगों की आमदनी इतनी कम है, टैक्स कम है, तो मजबूरन लोग बेरोज़गार होगा, तो फिर बहुत सारे लोग जो है बैंक करप्ट हो जाएंगे। जब वो स्टेशन खुलेंगे वो 3 महीने उनके पास पैसे नहीं होंगे, वर्किंग कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। हमारी अपील है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से कि प्लीज़ खुदारा आप गरीब लोगों पे और उस बिज़नेस क्लास पे जो छोटी बिज़नेस क्लास है उस पर रहम करें। जब हम 17% टैक्स देते हैं, हम गैस के पूरे पैसे देते हैं, सबसे महंगी गैस देते हैं, फिर हमें बंद करने की वजह क्या है? सिर्फ ये वजह है कि हम या तो
तो हमें और लोगों को सब्सिडी दी जाती है, और लोगों को रियायत दी जाती है, टैक्स की माफ़ी दी जाती है, उनको गैस दी जा रही है, और जिससे फ़ायदा है, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ IMF से पैसे लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से सस्ती गैस में उस पैसे को उड़ाया जा रहा है। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा रुख करते हैं शहर कायद का। कराची का मोहम्मद अम्मार अज़्मो हिम्मत की मिसाल, जुजुत्सु का होनहार खिलाड़ी है, कौम का फ़ख्र है, लेकिन मजबूरी क्या है कि वो आइसक्रीम बेच रहे हैं। एक दो नहीं, कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पूरे 50 मेडल्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। ये लातादाद मेडल्स है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मगर अम्मार ने हार नहीं मानी, ज़िंदगी की गाड़ी खुद इन्हसारी के तहत बावकार तरीके से उन्होंने चलाई। और फैसल जो हैं वो गए वहाँ पर, उन्होंने जाकर उनसे गुफ्तगू की। यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि ये हमारा मुस्तकबिल इस वक्त न जाने किस किस तरीके से कमाने पर मजबूर है। फैसल ने जो उनसे गुफ्तगू की और उनका क्या जवाब था वो आपको दिखाते हैं। ये अनगिनत मेडल्स हैं, इनमें पूरी दुनिया समाई हुई है, और ये है भी किसी आम खेल के नहीं, ये है जुजित्सु के। इसमें कोई एक मेडल जीत जाए तो क्या ही बात है, इसमें अनगिनत 50 से भी ज़्यादा सूबाई, मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पे अगर कोई शख्स जीते तो समझे कि किसी और मुल्क में अगर वो रहता हो तो उसकी कितनी वाह हुई होगी। लेकिन हम बदकिस्मती से, या हमारे खिलाड़ी बदकिस्मती से ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर इन मेडल्स की शायद हमें कदर नहीं है। ये और इन जैसे अनगिनत मेडल्स पाकिस्तान के नाम जीत कर लाए हैं कराची के मोहम्मद अम्मार। अम्मार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, से दैट्स हेल ऑफ अ ग्रिप। पहले तो ये मेडल्स आपने जीते हैं और अब आप इन्हीं हाथों से आपने मेडल जीते हैं और इन्हीं हाथों से अब आप ये आइसक्रीम बना रहे हैं। लेकिन जब आपने ये गेम शुरू किया था उस वक्त शायद आपने ये नहीं सोचा होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो थोड़ी सी मुझे जर्नी बताएं अम्मार भाई, कब आपने ये शुरू किया, नेशनल कितने मुकाबले जीत चुके हैं, इंटरनेशनल जो है माशाल्लाह से सिल्वर मेडल भी ला चुके, तो ज़रा बताएं। बेसिकली मुझे मार्शल आर्ट स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो गए। 2009 में मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट खेला था उज़्बेकिस्तान में, ताशकंद में, एशियन चैम्पियनशिप में। मेरा वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हुआ था। उसके बाद फिर मैं 2010, 2012, 2014 तक मैं एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, ये आपने गोल्ड मेडल किस किस को हराया? ये गोल्ड मेडल में काफ़ी कंट्रीज़ हैं एशिया का। एशिया में जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स थे उनमें जो भी कंट्रीज़ थी इंक्लूडिंग इंडिया। और 2014 में एशियन बीच गेम्स में मेरा गोल्ड मेडल था। फिर 2015 में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फ़र्स्ट टाइम डेब्यू पार्टिसिपेटिंग थी मेरी, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिल्वर मेडल लिया था। ममालिक कितने थे वो टोटल? वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी तो मेरे ख्याल से 200 के करीब 200 मुल्कों में मेरे भाई ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको आइसक्रीम पार्लर खोलने की ज़रूरत है? बेसिकली पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्समैन की जो लाइफ है ना, वो मतलब ऐसी है कि आपको खुद ही सरवाइव करना होता है, अपने आप को खुद ही सेल्फ स्पॉन्सर करना है, और उसी में आपने जो है ना अपने आप को ग्रूम भी करना है, ट्रेनिंग भी करनी है, और जो है ना घर भी चलाना है। फिर फैमिली हो जाती है, आप शादी जब हो जाते हैं, आपकी फैमिली है, आपके घर वाले हैं, उनको भी आपने सपोर्ट करना होता है। तो वो फिर स्पोर्ट्स उसके साथ साथ कंटिन्यू नहीं रह सकता, उसके लिए फिर आपको अपना कोई ना कोई बिजनेस करना ज़रूरी है। ये जो थोड़ी कड़वी कड़वी बातें हैं, कोशिश करते हैं कि ठंडी मीठी आइसक्रीम के साथ इसका असर थोड़ा ज़ाहिर करें। आए हम ज़रा बैठते हैं, बैठ के टेबल पे थोड़ी बातचीत और गपशप होती है। ये थोड़े से मेडल्स हैं, अभी आपको पूरा गुच्छा दिखाते हैं। आइए। आइसक्रीम तो मैं खा रहा हूँ, वैसे मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ हमारे भाई, मैं कई बार यहाँ से आइसक्रीम खा के जा चुका हूँ और मुझे नहीं पता था कि ये जो आइसक्रीम पार्लर के ओनर हैं वो हमारी कौम का कितना बड़ा फ़ख्र है। आपको कभी लगा यार मैंने इतनी टफ चीज़ की है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ, एशियन चैम्पियन, नेशनल चैम्पियन तो माशाल्लाह से आप लगातार जीतते आ रहे हैं, तो इतनी फेम नहीं मिली, इतनी शोहरत नहीं मिली, लोग जो है वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं, कभी ये चीज़ आई है जहन में? आती है, बहुत दफ़ा आती है। अच्छा, इसमें ये है कि मतलब जब आप जीत कर आते हो ना, जो आपको एक मतलब मोटिवेशन और जो आपको एक हाईलाइशन चाहिए होती है, वो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं मिलती।
सिवाय कुछ स्पोर्ट्स हैं, उसके अलावा एक स्पोर्ट्स है उसके अलावा पाकिस्तान में अदर स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा हाईलाइशन नहीं मिलती है स्पोर्ट्समैन को, तो वो काफ़ी फील होता है। अच्छा, दूसरी एक्टिविटीज़ में मैं देखता हूँ कि लोगों के पास जो है वो मतलब कोई छोटी सी कोई वीडियो बना के उल्टी सी, हमारी कौम में एक ये बड़ा मसला है कि यार कोई नेगेटिविटी की तरफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जाते हैं। अभी आप अगर ये मेडल्स मैंने किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हुए ये मेडल्स मैंने लिए होते तो मैं उनका स्टार होता। जो हाईलाइशन मिलनी चाहिए ना एक स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्समैन को, वो नहीं मिली। लेकिन ये है कि फिर भी मोटिवेट रहना चाहिए। आप सिर्फ स्पोर्ट्स करते हुए ना अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये कहते हैं कराची में हम ज़बान में कहते हैं फड्डा हो जाए तो पहुँचो, ये लेके पहुँचो, सर फाड़ो इससे। अगर अच्छा सिर्फ मैं अगर ये दिखाऊँ ना आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये कितने हैवी मेडल है सारे। सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं आपके पास, ज़रा मुझे। सर्टिफिकेट्स मेरे बचपन से लेकर आज तक के सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा ये पुकट से डिप्लोमा भी किया हुआ आपने? मतलब ये एशियन बीच गेम्स का है वो डिप्लोमा मीन सर्टिफिकेट। ओके। हाँ, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप का है, ये एशियन चैम्पियनशिप के सर्टिफिकेट्स हैं, ये नेशनल के हैं। थोड़े से अरेंज नहीं हुए थे क्योंकि ये कुल मिला के कितने हैं, गिनती की है आपने? ये टोटल मेरे ख्याल से 50 प्लस हैं। 50 प्लस सर्टिफिकेट्स हैं। मेडल्स कितने हैं आपके? मेडल्स भी मेरे पास 50 प्लस हैं। 50 प्लस है, 50 प्लस 50 सेंचुरी मारी हुई है आपने। हाँ। अच्छा अमर भाई ये बताएं अब कि आगे क्या प्लान है? ठीक है, कितना मज़ीद खेलेंगे? मैंने इंशाल्लाह भी अभी कंटिन्यू करना है इसको और हाँ खेलते रहेंगे। कोई अभी तो कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मैं कितना सोच के अभी कुछ सोचा नहीं है। स्पोर्ट्स हमें यही सिखाता है ना, लड़ना। हाँ लड़ना, बिल्कुल एंड तक हार नहीं मानना है। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले मैं एशियन चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया हूँ और अब UAE में और नेक्स्ट मेरा 2022 में एशियन इंडोर गेम्स हैं, एशियन बीच गेम्स हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप से एशियन चैम्पियनशिप। ये जो आप जाते हैं तो ये कुछ स्पॉन्सर करता है कि क्या होता है? स्पॉन्सर्स तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और कभी मिल जाते हैं कभी नहीं मिलते। हमारे भाई हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं 2022 के लिए भी, 2023 के लिए भी और आगे जितने साल आपने कंटिन्यू करना है उसके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में एक स्पोर्ट्समैन सिर्फ स्पोर्ट्स पे ज़िंदा नहीं रह सकता, इसीलिए आज ये आइसक्रीम पार्लर बना के भी बैठे हुए हैं। तो अपना काम करने में कोई शर्म और कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए, यही अमार ने भी बताया है। एक जानिब वो स्पोर्ट्स को, जुजित्सु जैसे मुश्किल स्पोर्ट्स को कैरी कर रहे हैं और अगर वहाँ से उनकी इतनी अर्निंग नहीं हो रही है तो वो आइसक्रीम पार्लर बना के अपना काम चला रहे हैं। लेकिन वही बात है, रिकॉग्निशन नहीं है ये, और ये बेहद ज़रूरी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ये भी बेहद ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको लिए चलते हैं ख्वाबों की सरजमीन जहाज बांडा, सैर कराते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। वेलकम टू जहाज बांडा। टिकट एक, मजे इतने कि कोई हद नहीं। ये है सरसब्ज चरागाहों की सरजमीन कोहिस्तान का जहाज बांडा, लेकिन इस टिकट के लिए तगो-दो तो करनी पड़ती है। कोहिस्तानी पट्टी पे दाखिल होने के बाद सबसे पहली मंजिल होती है थलका गांव। यहाँ रुक के थोड़ी देर गर्मा गर्म जलेबी खाने में, वो भी दरिया किनारे, कोई मुजायका तो नहीं। रास्ते में आने वाले हरे भरे गांव को देखते हुए हम पहुंचते हैं टकई टॉप। यहाँ ट्रैकिंग भी है, हाइकिंग भी, जंगल भी है, सब्जा भी, फूल भी हैं, कलियां भी, और इन सबसे अच्छी बात, भूख लगने पे चाय भी है और बिस्किट भी।
वैसे तो खच्चर और घोड़े भी दस्तयाब होते हैं जो आपका 3 से 4 घंटे का ट्रैक 2 घंटे तक मुख्तसर कर देते हैं, लेकिन ट्रैकिंग का अपना मजा है। जहां मर्जी आया रुक गए, सस्ता लिया, कहीं फूलों की मशहूर कुन खुशबू से जहन को मुअत्तर किया, तो कहीं साफ शफाफ पानी से जिस्म को तरोताजा किया। मैंने बहुत से लोगों को वापस पलटते हुए देखा है, बट बहुत करीब आके अगर आप वापस चले आएंगे तो आप अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर देंगे। या दिस इज़ द लास्ट पुश, और अब वहाँ नीचे से कहीं आ रहे हैं, तो इतना ऊपर आके अगर आप वापस नीचे चले आएंगे तो आप क्या मिस करेंगे आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसे किसी पहाड़ को सर करने की आखिरी कोशिश सबसे मुश्किल होती है, ट्रैकिंग और हाइकिंग का भी यही उसूल होता है। लेकिन जूं ही मंजिल पर पहुंचते हैं, पहला मंजर देखते ही मेहनत वसूल हो जाती है। जाज बांडा यहाँ पे, पीड़ बांडा यहाँ पे, कुंड बांडा यहाँ पे, एक नहीं 2 आबशारें, और पीछे ये बल खाती हुई नागिन झील। कहाँ मिलेगा इतना सब कुछ, यानी एक टिकट में इतने सारे मजे। अब इस टिकट के कई मजे लेने की बारी है। वैसे तो नाम सिर्फ जहाज बांडा का मशहूर है, यानी ऐसा मैदान जहां जहाज भी उतर जाए, लेकिन यहाँ एक नहीं कई ऐसे मैदान हैं, कई ऐसी चरागाहें हैं, यानी कि ये सरजमीन बांडा, बांडा लैंड है। जहाज बांडा के बिल्कुल पीछे दरिया को अबूर करते ही एक और शाहकार है, बीन बांडा। ये जहाज बांडा के मुकाबले और खूबसूरत है। इसका खूबसूरती आप भी देख रहे, और ये पीछे ग्लेशियर भी है उस तरफ, पीछे वो आबशार भी उस तरफ है। एक आबशार ये बीच वाला है, और एक नीचे दूसरा आबशार है, वो सर ये नागन दरिया है। सामने बर्फपोश पहाड़ी, चार सू हरियाली, बादलों की आनी जानी, चरिंद परिंद की अपनी मनमानी, गोया मैं ते मेरा दिलबर जानी। मौसम तो बेईमान है ही। अब अगर मजीद हैरान होना है तो थोड़ी ही मुसाफत पे नागन लेक, आबशार और कुंड बांडा भी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। गोया फितरी नज़ारों का मुकाबला हुस्न जारी है। होटल तो 5 साल से बनना शुरू हुआ है। पहले इधर इमरान खान आया था, कुमराट आया था, उसने यही बोला कि बस इधर टूरिज़म लोग सारा इधर आएगा। अगर खित्ता कोहिस्तान के इस इलाके को सरजमीन बांडा यानी चरागाहों की सरजमीन कहा जाए तो ज़रा बेजाना होगा कि यहाँ कदम कदम पे वसी अरीज़ सरसब्ज़ मैदान ताहद्दे निगाह अपने दामन फैलाए आपके मुंतज़िर हैं। दुश्वार सही मगर जंगलों में घिरा ट्रैक फर्शे राह बिछाए हुए है, और ट्रैकिंग करते करते थक जाएं तो चश्मे और आबशार का ठंडा पानी आपकी थकन उतारने के लिए काफ़ी। आंखें थक जाएं तो नज़ारे शाफी। सैयद फैसल करीम, जाज बांडा, कोहिस्तान, समा।